नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड को नई ऊंचाई देने में जुटी। रजत जयंती पर देवभूमि को प्रधानमंत्री ने दी 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। स्मारक डाक टिकट भी किया जारी। थम गया बिहार के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर तय होगी सियासी साख। नीतीश सरकार के 10 मंत्रियों समेत आरजेडी कांग्रेस के दिग्गजों की दांव पर किस्मत। एसआईआर की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों में दहशत। सीमावर्ती इलाकों से भाग रहे बांग्लादेश कई गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, एसआईआर में शामिल किया जाए सिर्फ वैध भारतीय नागरिकों के नाम। अंगोला भारत बीच मछली पालन, हवाई क्षेत्रों में सहयोग समेत कई अहम समझौते। राष्ट्रपति ने अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच गहराते रिश्तों पर दिया जोर। कहा, दोनों देश कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक संबंधों को बढ़ावा देने पर हैं सहमत। और भूटान की राजधानी थिम्फू में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन। दुनिया भर से पहुंच रहे हजारों बौद्ध भिक्षु, श्रद्धालु और शांति साधक। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हुए शामिल। और आइए अब शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को अगले 25 वर्ष के लक्ष्य को केंद्र में रखकर काम करना होगा। पर्यटन, स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने और आपदा प्रबंधन को और भी प्रभावी बनाए जाने पर प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया। देहरादून स्थित ऐतिहासिक वन अनुसंधान संस्थान FRI प्रधानमंत्री के स्वागत में स्थानीय लोगों का अभूतपूर्व उत्साह। पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल की गूंज। मौका रहा उत्तराखंड राज्य गठन का 25वां वर्ष यानी रजत जयंती समारोह। बीते 25 वर्षों में राज्य की गति और प्रगति दिखाती एक प्रदर्शनी का उद्घाटन। उसके बाद एक स्मारक डाक टिकट और कॉफी टेबल पुस्तक का भी प्रधानमंत्री ने अनावरण किया। उन्होंने राज्य गठन के लिए हुए संघर्ष और आंदोलनकारियों को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना के वक्त बजट 4,000 करोड़ रुपए का था, जो आज बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। ये प्रगति दिखाता है। ऐसे में भविष्य के लक्ष्य भी राज्य को तय कर आगे बढ़ना होगा। जहां चाह वहां राह। इसलिए जब हमें यह पता होगा हमारा लक्ष्य क्या है, तो वहां पहुंचने का रोड मैप भी उतनी ही तेजी से बनेगा। उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। प्रधानमंत्री ने 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजना पेयजल, सिंचाई और बिजली उत्पादन के साथ साथ तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी व कौशल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हुई रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य के विकास में तेजी के साथ काम कर रही है। राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल को अपनाए जाने, पर्यटन और संस्कृति को बढ़ाने के उपाय अपनाए जाने पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से नवाचार को लेकर जानकारी भी हासिल की। नहीं तो ये जब से प्रधानमंत्री आए तो ठीक ही है। उनकी वजह से तो ऐसा है कि महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ गई है, हमारे काम में रोजगार में भी आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बायरैक, ये ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हम स्टार्टअप्स की
ग्रोथ को छोटे कमरे से बड़े जाने तक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो उत्तराखंड में हमें ये सब मिला है, तो हम बस बहुत धन्य हैं कि हमको गवर्नमेंट एक्चुअली ग्राउंड पे ये सपोर्ट दे रही है। राज्य विकास को लेकर उत्तराखंड वासियों को प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य के विकास में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। उत्तराखंड की अब तक की विकास यात्रा में कई रुकावटें आई हैं, लेकिन भाजपा की मजबूत सरकार ने हर बार उन बाधाओं को पार किया और ये सुनिश्चित किया है कि विकास की गति पर ब्रेक न लगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। इको टूरिज्म, विंटर टूरिज्म, डेस्टिनेशन वेडिंग, वेलनेस जैसे नए उभर रहे अवसरों के लिए राज्य को तैयार रहने के लिए प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इंफ्रा विकास के साथ ये सभी अवसर समृद्धि के दरवाजे खोलेंगे। देहरादून से उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर रविवार शाम थम गया। पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद दूसरे चरण का मतदान दिलचस्प हो गया है। दूसरे चरण की 122 सीटों पर कई समीकरणों के असर ने 2020 के नतीजों को प्रभावित किया था। नए समीकरणों के लिहाज से दूसरा चरण बीजेपी और आरजेडी के लिए साख बचाने की चुनौती है। अमित शाह, राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ समेत दिग्गज नेताओं ने कई जिलों में रैलियां की। दोनों ही गठबंधनों के नेताओं के तीखे राजनीतिक वार आज भी जारी रहे। दूसरे चरण के लिए थमा प्रचार का शोर। 11 नवंबर को 122 सीटों पर होगा मतदान। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर अब सियासी रण की आवाजें थम गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का दूसरा चरण अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। पहले चरण के मतदान ने देश को चौंका कर रख दिया। बिहार की जनता ने पहली बार रिकॉर्ड मतदान किया। अब बारी 20 जिलों की 122 सीटों की है, जहां 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस दिन 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला बिहार के वोटर्स करेंगे। एनडीए और महागठबंधन ने प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दूसरे चरण में जिन जिलों में वोट डाले जाएंगे वे हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गयाजी, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास शामिल हैं। दूसरे चरण के चुनावी रण में 134 महिला, एक थर्ड जेंडर और 1167 पुरुष उम्मीदवारों समेत कुल 1302 उम्मीदवार हैं। इनके भाग्य का फैसला 3 करोड़ 70 लाख मतदाता करेंगे, जिनमें 1 करोड़ 95 लाख पुरुष तो 1 करोड़ 74 लाख महिला वोटर हैं। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 120 उम्मीदवार पहली बार चुनावी ताल ठोक रही जन स्वराज पार्टी ने उतारे हैं। आरजेडी ने 71, बीजेपी 53, जेडीयू ने 44, कांग्रेस ने 37, एलजेपी आरवी 15, सीपीआई एमएल 6, सीपीआई 4, वीआईपी के 7, हम के 6 प्रत्याशी, आरएलएम के 4 तो एआईएमआईएम ने 20 उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं 462 निर्दलीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का माना जा रहा है। दूसरे चरण में नीतीश सरकार के 10 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है, तो वहीं महागठबंधन में आरजेडी ही नहीं कांग्रेस को भी साबित करने का चैलेंज होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में अपनी साख बचाए रखने की चुनौती है। किसका होगा बिहार? फिर से नीतीश के सर सजेगा ताज या तेजस्वी को मिलेगा 36वें जन्मदिन का उपहार? ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। फिलहाल पहले चरण के लिए हुए बम्पर मतदान ने सियासी दलों को खुश कर दिया है। अब निगाहें 11 नवंबर को होने वाले मतदान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 11 नवंबर को दूसरे चरण का ये मतदान होने वाला है। क्या कुछ इसके दूरगामी परिणाम निकलते हुए नजर आएंगे, किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता। उन्हीं का रुख करते हैं। अमरेंद्र, साफ तौर पर देखें तो बिहार में अब की बार बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, तमाम मुद्दे प्रभावी हैं।
दूसरे चरण के लिए कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावी नजर आ रहे हैं और राजनीतिक समीकरण क्या कुछ कह रहा है। आप ग्राउंड जीरो पर हैं, जमीनी हकीकत क्या कहती है। देखिए गौरव, मैं आपको बता दूं कि बिहार में कुल जो वोटर्स हैं वो 7,43,55,967 वोटर्स हैं और दूसरे चरण में इनकी संख्या जो है 3,70,13,000 के आसपास है, जो 20 जिलों की 122 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला करने वाले हैं। और ये जो 122 सीटें हैं ये खासी अहम इसलिए भी हो जाती हैं कि इसमें जो है पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की हम बात करें, सीहोर की बात करें या सीतामढ़ी की बात करें, मधुबनी की बात करें, बक्सर है, कैमूर है और ये शाहाबाद एक रेंज है जिसमें भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद आता है और गया और जमुई। और ये वो इम्पॉर्टेंट सीटें हैं जिस पर इस बार का ट्रेंड ये तय करेगा कि सत्ता की चाबी किसको मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चरण में जो है 1302 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला जनता करेगी, जिसमें पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी संख्या 1156 है और जो महिलाएं संख्या है उनकी, जो महिला प्रत्याशी हैं उनकी तकरीबन जो संख्या है वो 136 है। और देखिए जो इस बार का जो इस रेंज में जो गणित है, अभी पिछले 4 दिनों से मैं ग्राउंड जीरो पर लगातार देख रहा हूं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पूरे बिहार के चुनाव के दौरान 14 बड़ी रैलियां हुई, गृह मंत्री अमित शाह की 36 रैलियां हुई और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की इस पूरे बिहार के कैंपेन में 31 रैलियां हुई। और लास्ट के अगर 4 दिन के प्रचार को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से प्रचार का जो रुख है उसको मोड़ दिया है। जिस तरह से आपको याद होगा कि गठबंधन के एक सभा में, एक रैली में कट्टे की बात की गई और कट्टे का कहा कि तेजू भैया की बोली और कट्टे की गोली से कोई नहीं बच सकता, यानी कि ये मैसेज देने का प्रयास किया कि फिर से बिहार में जंगल राज की परिकल्पना हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको मुद्दा बनाया और जनता को आगाह किया कि इसी सवाल पे आ रहा हूं अमरेंद्र, क्योंकि ये जो कट्टे वाली बात जो आपने अभी यहाँ पर कही है वो लगातार हम देख रहे हैं आपकी बार बहुत बड़ा मुद्दा बनती हुई नजर आ रही है। क्या इससे फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लोग भी अब उस जंगल राज को नहीं चाहते हैं, जैसा कि हमने तमाम अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों के बीच में सुनी है। तो ऐसे में अब की बार ये चुनाव 2015-2020 के बाद कितना अलग होने वाला है, या 2025 का चुनाव? गौरव, निश्चित तौर पे बिहार का 2025 का चुनाव एक अपनी नजीर पेश करेगा और एक नए और बदलते हुए बिहार की नई तस्वीर की पटकथा को लिख रहा है। मैं पिछले कई दिनों से ग्राउंड जीरो पर हूं और लगभग मैंने पहले फेज में बहुत सारे बिहार के इलाकों का दौरा किया, दूसरे फेज के चुनाव प्रचार तक भी बहुत सारे इलाकों का दौरा किया। और मैं आपको बता दूं, मैंने हर वो व्यक्ति से जानने की कोशिश की कि आपको किस तरह का बिहार चाहिए, क्या आपको कट्टे और जंगल राज का बिहार चाहिए या बदलते हुए सुशासन वाले बिहार का राज चाहिए। तो सभी ने, कुछ लोगों में जो नाराजगी थी, मैं एक बहुत डीप बात बता रहा हूं, कुछ लोगों में नाराजगी थी, वो चाहते थे कि उनका विधायक और उनका प्रतिनिधि काम नहीं कर रहा, उसको बदलना चाहिए। लेकिन जब वो याद करते हैं कि 2005 से पहले का बिहार जो जंगल राज था, जहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, किसी भी तरह से अपराध पे कोई लगाम नहीं हो पाता था, तो उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, यही बिहार ठीक है। इसी बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम जो है उस प्रतिनिधि को चुनेंगे जो जनता की बात करेगा और जनता के मुद्दों को लेके जाएगा। और देखिए आज जो आखिरी दिन प्रचार था उसमें भी अगर देखें, अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि पहले फेज में ही ये तय हो गया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। और गौरव, इसका एक महत्वपूर्ण डेटा मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। 2020 का चुनाव देखें, 2015 का देखें और 2010 का देखें, इन 3 चुनावों के आकलन के बाद 2025 का जो वोट प्रतिशत है वो अपने आप में बिहार में ऐतिहासिक वोट प्रतिशत है। इस बार जो वोट प्रतिशत था वो 65 था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो महिलाओं का वोट फीसद था वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक था, 61% से ज्यादा था। और निश्चित तौर पर अमरेंद्र, ये जो आंकड़े आप गिना रहे हैं, निश्चित तौर पर ये आपकी बार बहुत बड़ी बानगी पेश करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमने पहले चरण का चुनाव देखा, रिकॉर्ड वहां पर रहा है जो मतदान हुआ है। ऐसे में दूसरे चरण से भी यही उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर भी जो रिकॉर्ड है वो टूटते हुए नजर आएंगे और एक नया रिकॉर्ड कायम होता हुआ नजर आएगा। आप नजर बना के रखिएगा अमरेंद्र, हम आपसे जानकारी आगे भी इस चुनाव से जुड़ी हुई लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और बिहार के बाद आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। एक तरफ 7,66,37,529 मतदाताओं में से अभी तक
4.85 करोड़ मतदाताओं तक एनुमरेशन फॉर्म पहुंच चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पार कर बांग्लादेश भाग रहे सैकड़ों घुसपैठिए, अब तक कई घुसपैठियों को वहां पर गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और इस बीच भारत सरकार और चुनाव आयोग की पश्चिम बंगाल को लेकर जो चिंताएं थी वो अब सच साबित हो रही हैं। एसआईआर पर पश्चिम बंगाल में हड़कंप, बांग्लादेशी घुसपैठियों में खलबली, बांग्लादेशी घुसपैठियों का भागना शुरू, धरे गए कई घुसपैठिए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया लागू होने के बाद हड़कंप मच गया है। राज्य में घुसपैठियों के बीच डर का माहौल है, वहीं सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एसआईआर शुरू होने के 7 दिनों के भीतर ही प्रदेश के जिलों से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के राज्य छोड़ने की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। रविवार को न्यू टाउन के इको पार्क के गेट नंबर 6 पर ऐसी एक तस्वीर सामने आई है। खुद तृणमूल के उत्तर 24 परगना जिला परिषद सदस्य मोहम्मद अफ्ताबुद्दीन बताते हैं कि एसआईआर शुरू होने से पहले ही यहां कई बांग्लादेशी रहते थे। अब सभी झुग्गियों में ताला बंद है। क्षेत्र के स्थानीय टीएमसी नेता के मुताबिक कुछ लोग बांग्लादेश चले गए हैं। यह सिर्फ एकमात्र न्यू टाउन की बात ही नहीं है। एसआईआर शुरू होने के बाद से बांग्लादेशी सीमा से सटे जिलों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच उत्तर 24 परगना के स्वरूपनगर के तराली हकीमपुर सीमा क्षेत्र से 97 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी बांग्लादेशी सतखीरा, बागेरहाट, नराइल, जशोर के निवासी हैं। इस बीच भाजपा ने वैध भारतीय नागरिकों के ही नाम एसआईआर में शामिल करने और घुसपैठियों के नाम हटाने की मांग की है। Our demand is legitimate Indian citizens' name should be included in the SIR. Those are not the Indian citizens, their names should be removed from the list, and special provision, because Bengal is a special state. During the partition it has been bifurcated into 2 parts. So special provision should be there for the refugees. बीते मंगलवार से 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया के हिस्से के रूप में बीएलओ यानी बूथ स्तरीय अधिकारी इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करने के लिए घर घर जाना शुरू कर चुके हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि मतदाताओं की संख्या के अनुपात में इन्यूमरेशन फॉर्म वितरण में बंगाल के आंकड़े सकारात्मक हैं। बंगाल में 7,66,37,529 मतदाताओं तक बीएलओ को एनुमरेशन फॉर्म पहुंचाना है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के मुताबिक रविवार तक 4.85 करोड़ मतदाताओं तक एनुमरेशन फॉर्म पहुंच गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर यानी विशेष गहन संशोधन का विरोध कर रही हैं, लेकिन बंगाल में एनुमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र वितरण के आंकड़े बताते हैं कि बंगाल की जनता एसआईआर के पक्ष में है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भारी मात्रा में बम और हथियार बरामद किए गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान जिले के बेलडांगा से बड़ी संख्या में बम और हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उल्लेखनीय है कि एनआईए पहले से ही बेलडांगा में हुए एक भीषण विस्फोट की जांच कर रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ प्रशंजीत बक्सी और सौरभ की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में यह हलचल काफी तेज नजर आ रही है। कोलकाता से सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सौरभ, साफ तौर पर देखें तो तमाम बड़ी पहलें यहां पर देखने को मिल रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो घुसपैठिए हैं उनका निकलना अब लगातार यहां से जारी है। क्या कुछ बड़े इसमें इनपुट्स निकलकर सामने आए हैं जो आप दर्शकों के साथ साझा करेंगे? देखिए, अब तक जो एसआईआर का प्रोसेस जो चल रहा है बंगाल में मंगलवार से जो शुरू हुआ है उसमें बहुत सारे छवियां है। एक तरफ टीएमसी का विरोध है, यहाँ का जो सीएम है ममता बनर्जी वो खुद विरोध कर रही है एसआईआर को लेके। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग का एक आंकड़ा है। आंकड़ा क्या है? वो रविवार तक वो आंकड़ा अब तक बढ़कर 5 करोड़ हो गया है। जो एनुमरेशन फॉर्म जो गणना प्रपत्र है वो 5 करोड़ से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। लेकिन दूसरी चरण में ये भी आ रहा है कि बीएलओ के ऊपर दबाव है, कई जगह पे बीएलओ के ऊपर दबाव है कि वो टीएमसी के जो कार्यकर्ता है उनके अनुपात काम करे, ऐसा दबाव है। तो इस जगह पे जहां पे ऐसी वीडियो सामने आ रहे हैं कि बीएलओ ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, वहां पे इलेक्शन कमीशन में चुनाव आयोग ने भी अपना कार्रवाई शुरू कर दिया। और ये जो पूरा जो माहौल है इस पूरे माहौल में जो बीजेपी के जो नेता है, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शुवेंदु अधिकारी,
वो सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है एसआईआर को लेके। तो पूरा जो बंगाल का जो राजनीति है पूरा एसआईआर को लेके पूरा गर्माहट जो है वो काफी यहाँ पे चर्चे पे है। ऐसे में सौरभ, इसको घुसपैठियों को लेकर जो ममता बनर्जी का रवैया है वो बड़ा सवालों के घेरे में आ रहा है। बीजेपी भी लेकर इसको आड़े हाथों ले रही है। तो ऐसे में ममता बनर्जी को मिर्ची क्यों लग रही है? अगर घुसपैठिए देश से बाहर ना जाएं तो क्या वो देश के अंदर रहें? किस तरह की रणनीति वो अपनाती हुई नजर आ रही है? अब देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो जो कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक इंस्टेंस सामने ला रहे हैं। मंगलवार को यहाँ पे एसआईआर शुरू हुआ। मंगलवार को ही सीएम ममता बनर्जी ने अपने हाई वोल्टेज जितने भी पार्टी के लीडर्स हैं उनको लेके एक रैली किया। इस रैली के बाद जो रैली के मंच से भी वो जो भी बोली उसका एक ही टैगलाइन होता है कि वो एसआईआर के खिलाफ है। लेकिन 24 घंटे बाद ही ये न्यूज आया, बीएलओ की तरफ से ये न्यूज आया कि ममता बनर्जी खुद एसआईआर फॉर्म एक्सेप्ट किए हैं। जो घर घर जाना था इन्यूमरेशन फॉर्म लेके, जो बीएलओ को जाना है, उनमें से उनका जो बूथ है उन बूथ पे जो बीएलओ वहां पे रिस्पॉन्सिबल है गणना पत्र देने के लिए सीएम को वो गणना पत्र दे चुके हैं। लेकिन इसके बाद जब ये खबर पूरी तरह से फैल गई, दूसरे दिन सीएम ममता बनर्जी ने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में लिखा कि उनका कहना ये इंडिकेशन ये था कि जो खबर मीडिया में है वो खबर सरासर गलत है। लेकिन मीडिया में खबर क्या था? मीडिया में खबर था कि आपने गणना प्रपत्र एक्सेप्ट किया है। तो वो जो आपने पोस्ट किया, सीएम ने जो पोस्ट किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि जब तक बंगाल का हर बासिंदा गणना प्रपत्र नहीं लेते वो गणना प्रपत्र फिलअप नहीं करेगी। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि उन्होंने गणना पत्र नहीं लिया। और इसी को लेके अपोजिशन पार्टीज बोल रहे हैं कि सीएम एक बात बोल रही है मंच में और जब खुद की बारी आ रही है तो एक काम कर रही है। आप अगर सीएम के अलावा उनके दल के अगर बाकी सारे मिनिस्टर की भी देखिए, चंद्रिमा भट्टाचार्य, वो एक ही साथ बहुत सारे दफ्तर के पोर्टफोलियो है। वो शास्त्र के अलावा बहुत सारे दफ्तर के पोर्टफोलियो है। ऐसा वाइटल जो मिनिस्टर है चंद्रिमा भट्टाचार्य, उन्होंने गणना पत्र एक्सेप्ट किया बीएलओ से। सौगत राय बर्शियान सांसद है, प्रवीण सांसद है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। मदन मिश्र प्रोमिनेंट फेस है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये सारे जो टीएमसी के जो बहुत जाने माने लीडर है, इन्होंने सबने एक्सेप्ट किया। और फिर ये धन पब्लिक के अंदर है, ये सवाल पब्लिक के अंदर है। अगर टीएमसी के हर छोटे बड़े मजली नेता गणना प्रपत्र ले रहे हैं तो सीएम क्यों विरोध कर रही है? सीएम क्यों कर रही है? ये एसआईआर के खिलाफ क्यों बोल रही है? उनके सारे लीडर्स ले रहे हैं, वो भी खुद ये इनकार नहीं कर पाए कि वो नहीं लिए, वो तो कह रहे थे। तो ये कहीं जाके एक डबल स्टैंडर्ड टीएमसी का है, ऐसा ऑपोजिशन का मानना है। बीजेपी निश्चित तौर पर यह दोहरा चरित्र हमेशा से देखने को मिला है ममता बनर्जी को और अब की बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। हालांकि समय के साथ ये और तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी कि आखिर ये जो राजनीति है वो किस ओर जाती है और एसआईआर से कितना बड़ा फायदा पश्चिम बंगाल और वहां के लोगों को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं। चुनाव प्रचार छोड़ जंगल सफारी पर निकले राहुल गांधी पर भाजपा ने तंज कसा है और कहा है कि लीडर ऑफ पार्टिंग और लीडर ऑफ पर्यटन जब चुनाव चल रहे होते हैं तो छुट्टी पर चले जाते हैं और जब हार जाते हैं तो चुनाव आयोग को दोष देते हैं। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे थे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जंगल सफारी पर निकल गए। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जंगल सफारी पर विवाद शुरू हो गया है। सभी पार्टियां जहां चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हुई थी, वहीं महागठबंधन के प्रमुख सहयोगी दल के स्टार प्रचारक जंगल सफारी कर रहे थे। जंगल सफारी पर बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी को बिहार से कोई मतलब नहीं है। बिहार का चुनाव चल रहा है और आप जो है पंचमढ़ी पंचगनी कहीं कहीं घूम रहे हैं, कभी गोवा नजर आइएगा, कभी वायनाड नजर आइएगा। जनता के साथ आप धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं और इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी का भी सुपड़ा आपने साफ करने का मन बना लिया है। इस जंगल सफारी से पहले भी बिहार विधानसभा चुनाव के बीच
राहुल गांधी अचानक विदेश दौरे पर चले गए थे। वहीं महागठबंधन में शुरू से ही विवादों का दौर चलता रहा है। अभी इन विवादों पर बीजेपी ने महागठबंधन को घेरना कम ही किया था कि राहुल गांधी ने एनडीए गठबंधन को एक और मौका दे दिया। हालांकि चौतरफा हमले के बाद आनंद फानन में राहुल गांधी किशनगंज में चुनावी रैली करने पहुंचे, लेकिन तब तक एनडीए इस मुद्दे पर स्कोर पॉइंट कर चुका था। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर 11 नवंबर तक अपने दौरे के पहले चरण के तहत अंगोला में हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली अंगोला यात्रा है। राष्ट्रपति भवन के मुताबिक ये ऐतिहासिक यात्रा अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को मजबूत करने की भारत के कमिटमेंट को दिखाती है। अंगोला की यात्रा पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंगोला की राजधानी लुआंडा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ लोरेंको भी उपस्थित रहे। इसके बाद दोनों देशों के प्रमुखों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने रिफाइनरी के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति जताई। दोनों देशों ने हवाई सेवा समझौते को बढ़ाने पर भी सहमति जताई। मत्स्य पालन और समुद्री कृषि के क्षेत्र में भी समझौते हुए। भारत अंगोला के ऑयल एंड गैस का एक प्रमुख बायर है। हमारी ऑयल एंड गैस कंपनियां अंगोला के साथ लॉन्ग टर्म परचेज कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने की इच्छुक है। भारतीय ऑयल एंड गैस कंपनियां अंगोला में ऑनशोर और ऑफशोर अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की भी इच्छुक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच गहराते रिश्तों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमत हैं। भारत का अफ्रीका के साथ एक विशिष्ट और ऐतिहासिक संबंध है। हम इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के ढांचे के अंतर्गत सभी अफ्रीकी देशों, विशेषकर अंगोला के साथ साझेदारी के प्रति प्रतिबद्ध है। हम आगामी IAFS समिट के आयोजन की प्रक्रिया में हैं और उसमें अंगोला की सहभागिता की आशा करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि क्षेत्र दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अंगोला को वंदे भारत जैसी ट्रेनों का निर्यात कर सकता है। भारत के साथ साझेदारी को लेकर अंगोला ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने इस आधिकारिक यात्रा के दौरान अंगोला के 50वें स्वतंत्रता समारोह में हिस्सा लेंगी, संसद को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगी। मैं कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ आकाश पोपली, DD न्यूज़ अंगोला। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में भोज भी आयोजित किया गया, जिसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हिस्सा लिया। और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन अपने कर्नाटक दौरे के दौरान मैसूर स्थित JSS एकेडमी के 16वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तारीफ की और कहा कि इस नीति के तहत छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न विषयों का अध्ययन करने की स्वतंत्रता मिली है। उन्होंने कहा कि अब छात्र विज्ञान के साथ साथ इतिहास और तकनीकी जैसे अन्य विषयों का अध्ययन भी कर सकते हैं और डबल डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। After the introduction of new national education policy by the Prime Minister Sriman Narendra Modi ji, that you got options. While studying science, you can study history also. While doing technical, you can do the other subjects also. Now you are not getting limited to yourself. It is your choice. How much hard work you want to put, you can get double degree also together. Nobody can restrict you other than you. That is the greatest advantage of this new national education policy.
और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में छात्रों से कहा कि जो लोग अपने जीवन में अधिक असफलताओं का सामना करते हैं वे अधिक मजबूत बनते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं। सीपी राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद का उल्लेख किया और लक्ष्य हासिल न हो जाने तक निरंतर मेहनत करते रहने की सीख भी दी। Those who get defeated more times, those who have met more failures in their life, they are becoming stronger and stronger and they achieve unthinkable. For that, what you need is you never stop your hard work. You never stop your movement towards your target. That is what Vivekananda ji has said. Swami Vivekananda said, arise, awake, and stop not till the goal is reached. Goal should be reached at your speed. Then you will never get the Gaya. You will never lose your heart. और वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर महाराज जी के स्मरणोत्सव में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने आचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया और दिगंबर परंपरा के पुनरुद्धार में उनके योगदान को नमन किया। और उपराष्ट्रपति ने कहा, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद जैसे जैन आदर्श आज की दुनिया में शांति और सद्भाव का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने भगवान बाहुबली की प्रतिमा और चंद्रगुप्त मौर्य के त्याग का भी उल्लेख किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्राकृत भाषा और प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। समारोह में राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस के समापन अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भविष्य के शहरों के लिए एक व्यापक नजरिया प्रस्तुत भी किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जैसी नीतियों पर गंभीरता से विचार किया गया है, जिसके तहत सड़कों के किनारे ऊंची रिहायशी इमारतों का निर्माण कर आवास बढ़ाया जाएगा। खट्टर ने इस बात पर भी जोर दिया कि शहरों के विस्तार को देखते हुए मोबिलिटी की व्यवस्था पर आज से ही काम करना होगा ताकि अगले 20 से 22 वर्षों में एक बेहतर शहरी परिवहन ढांचा तैयार हो सके। उन्होंने मौजूदा डीजल पेट्रोल आधारित परिवहन प्रणालियों को ई मोबिलिटी में बदलने की तत्काल आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। समापन का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें उन सब चीज़ों के ऊपर जो विचार किया गया उसके अंदर जैसे टीओडी पॉलिसी अर्थात ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, इससे जो भी हमारे रोड साइड की डेवलपमेंट है उसको ज़रा हाई राइज बिल्डिंग के साथ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन बढ़ाया जाए। टियर 2 की जो शहरों की एक्सपेंशन है वहाँ मोबिलिटी की व्यवस्थाएं आज ही विचार किए जाएँ ताकि हम 20-22 साल में इस विषय को आगे और अच्छे प्रकार से बढ़ा सकें। रोड के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अभी तक डीजल पेट्रोल इसके ऊपर ज़्यादा निर्भर है। इसको ई मोबिलिटी के नाते से हम आगे लाएं। ऐसे ही उसके अंदर हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी अर्थात मेट्रो से व्यक्ति उतरे अपने डेस्टिनेशन पर जाना है आना है उसका उपयोग कर सकें। सऊदी अरब ने भारतीय हज तीर्थयात्रियों के लिए 1,75,025 कोटे को मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री तौफीक बिन फवजान अल रबिया के साथ सफल द्विपक्षीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने साझा की है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा है कि यह भारत सऊदी अरब संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी चर्चाओं ने सभी हज यात्रियों के लिए एक सुरक्षित और संतुष्टिदायक यात्रा सुनिश्चित की है। यह निर्णय दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने बोलीविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज परेरा से मुलाकात की है। दरअसल पवित्रा मार्गरेटा बोलीविया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज परेरा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने बोलीविया पहुंचे हुए हैं, जहां वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज परेरा से मुलाकात की तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर साझा कर केंद्रीय राज्य मंत्री ने लिखा कि राष्ट्रपति पाज परेरा से मुलाकात कर माननीय राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की।
कर्नाटक की राजधानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि भारत अपनी ओर से शांति भंग नहीं करता, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो कभी सफल नहीं होगा और उसे खुद ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भागवत बेंगलुरु में संघ यात्रा के 100 वर्ष नए क्षितिज विषय पर आयोजित 2 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला को संबोधित कर रहे थे। We don't breach from our side the peace, but if Pakistan wants to breach that peace, it will never be successful. And the more it tries, more itself it will be harmed. If we make ourselves in that way, for example, Pakistan invaded in 1971 and lost a complete army of 90,000 to Bharat. If that happens repeatedly, then one day Pakistan will learn a lesson. It is better to cooperate than to compete or than to fight. और शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। इस पर भाजपा नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं है। कांग्रेस केवल जनता के पैसे की बर्बादी कर सत्र चलने नहीं देना चाहती। पिछले 2 सत्रों में हमने देखा है कि किस तरह से जनता के पैसे की बर्बादी कांग्रेस ने की है। संसद का सत्र चलने नहीं दिया गया, तख्तियां लेकर के नारेबाजी करके पूरे सत्र को बिगाड़ दिया। अब उनसे इतना ही अनुरोध है, कम से कम इस बार इस शीतकालीन सत्र को चलने दें तो जनता के जुड़े बहुत से मुद्दों पर हम सार्थक और पर्याप्त चर्चा संसद में कर सकेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता शोएब इकबाल ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। शोएब इकबाल ने पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दिया। शोएब इकबाल ने इस्तीफे की जानकारी वीडियो जारी करते हुए कहा कि वे पार्टी की विचारधारा से तंग आ चुके हैं। पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। शोएब इकबाल ने भविष्य में आम आदमी पार्टी से किसी भी प्रकार के कोई भी संबंध नहीं रखने की बात कही। आज आम आदमी पार्टी के तमाम पदों से और प्राइमरी सदस्य से अपना इस्तीफा और रिजाइन करता हूं। मेरी जितनी भी इनके साथ मामलात रहे उसमें मैंने देखा ये खरे नहीं उतरे और दिल्ली की जनता के लिए जो इनको अहम काम करने थे वो नहीं कर पाए। इसलिए इनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा और नीति से मैं तंग आकर आज मैं जो हूँ अपना त्यागपत्र मैंने भेज दिया है। अब मेरा कभी भी आम आदमी पार्टी से कोई ताल्लुक, कोई लेना, कोई देना नहीं रहेगा। और दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इन चुनावों के लिए बीजेपी ने रविवार देर शाम 12 उम्मीदवारों के नाम जारी किए। प्रत्याशियों में जयपाल सिंह दराल, अनीता जैन, बीना असीजा, सुमन कुमार गुप्ता, सुनील शर्मा, मनीषा राजपाल सहरावत, रेखा रानी, चंद्रकांता शिवानी, रोहिणी राज, शुभ्रजीत गौतम, अंजुम मंडल और सरला चौधरी शामिल हैं। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव 30 नवंबर को होंगे। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 10 नवंबर है, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से कबाड़ की बिक्री कर करीब 800 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये राशि चंद्रयान 3 के बजट से भी ज्यादा है। साथ ही इस स्वच्छता अभियान से करीब 232 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस भी फ्री हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक 2 से 31 अक्टूबर तक चले इस अभियान में करीब 29 लाख फिजिकल फाइल्स को हटाया गया है। सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2021 में हुई थी। तब से सरकार ने कबाड़ और उपयोग से बाहर हो चुके सामान को बेचकर लगभग 4100 करोड़ रुपए कमाए हैं। स्वच्छता अभियान के पिछले चरणों के दौरान 137 लाख से ज्यादा पुरानी फाइलों को हटाया गया है और 11,58,000 दफ्तरों की सफाई की गई है। 3 वरिष्ठ मंत्री मनसुख मांडविया, के राम मोहन नायडू और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे अभियान की निगरानी की। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना को 150 वर्ष पूरे हो गए। इस खास मौके पर प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्य ने टोक्यो में एकजुट होकर वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। देशभक्ति और गर्व से भरपूर इस आयोजन ने भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को और मजबूत किया।
और उधर भूटान की राजधानी थिम्फू में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का आयोजन हो रहा है। 4 नवंबर से 19 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में दुनिया भर से हजारों बौद्ध भिक्षु, श्रद्धालु और शांति साधक एकत्रित हो रहे हैं। यह आयोजन आध्यात्मिकता और संस्कृति के एक अनूठे संगम का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगामी मंगलवार से 2 दिन भूटान की यात्रा पर रहेंगे। पीएम की यात्रा को लेकर भूटान के लोग काफी उत्साहित हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भूटान की राजधानी थिम्फू इन दिनों अध्यात्म और शांति के रंगों में रंगी हुई है। यहाँ आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में दुनिया भर से आए बौद्ध भिक्षु, श्रद्धालु और शांति साधक एक साथ जुटे हैं। मकसद है विश्व में सद्भाव, करुणा और एकता का संदेश फैलाना। भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने वाला भूटान दौरा दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को और गहराई देगा। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ में किस तरह से संबंधों को और भी ज्यादा प्रगाढ़ बनाया जा सकता है, स्वयं आके बढ़कर न केवल रिलीफ भेजने का काम बल्कि भूटान में स्वयं आना, ऐसे 3-3, 4-4 कार्यक्रमों के बीच में ये आने वाले समय में भारत का और भूटान के रिश्तों को बहुत ज्यादा गहरा भी बनाएगा और भूटान भी अपने आप को भारत के सबसे नजदीक समझता है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का आदर पूर्वक स्वागत करने के लिए भूटान के लोगों और नेतृत्व को हार्दिक धन्यवाद। ये अवशेष शांति, करुणा और सौहार्द का शाश्वत संदेश देते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश भारत और भूटान की साझा आध्यात्मिक धरोहर के बीच एक पवित्र कड़ी की तरह है। इस आयोजन में बौद्ध भिक्षु, स्थानीय निवासी वैश्विक शांति और कल्याण के लिए दूर दराज इलाकों से प्रार्थना करने आए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा को लेकर भी उत्साहित हैं। सिर्फ अकेले के लिए नहीं है, वो लिविंग बीइंग्स कितना आदमी है वर्ल्ड में, वो अर्थ में, वो सब के लिए पीस होने के लिए हम प्रार्थना करने के लिए इधर आए। वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है उसका पीस लाने के लिए हम भी इधर में पार्ट ले रहे हैं अभी। मोदी जी यहाँ भूटान पे आके बहुत खुश है और इसका स्वागत है यहाँ पे। ये आयोजन न सिर्फ भगवान बुद्ध की अमर शिक्षाओं को याद दिलाता है, बल्कि भारत और भूटान के गहरे आध्यात्मिक संबंधों और दोस्ती की मिसाल भी पेश करता है। इस महोत्सव का मकसद सार्वभौमिक सद्भाव और करुणा का संदेश फैलाना है। ये महोत्सव बौद्ध धर्म की शाश्वत शिक्षाओं और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। प्रतिभागी सामूहिक रूप से वैश्विक शांति और कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दुनिया भर से बौद्ध भिक्षु, श्रद्धालु और शांति साधक इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं। भूटान के शाही परिवार के सदस्य भी इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। थिम्फू से उठती ये प्रार्थनाएं सिर्फ भूटान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शांति, सद्भाव और करुणा का संदेश दे रही हैं। इस महोत्सव से भारत और भूटान के बीच आध्यात्मिक जुड़ाव और दोस्ती को मजबूती मिलेगी। विश्व कल्याण और विश्व शांति के इस सुर में भारत का सुर भी सम्मिलित है और ये सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् के भारतीय दर्शन के पूर्ण तरह से अनुरूप भी है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, थिम्फू। भारतीय सेना ने ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल के तहत रण और क्रीक सेक्टर में एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा का आयोजन किया। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में तीनों सेनाओं के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड और बीएसएफ ने भी भाग लिया। अभ्यास के दौरान नागरिक प्रशासन के सहयोग से स्थल, समुद्र और हवा में संयुक्त युद्ध क्षमताओं का परीक्षण और सत्यापन किया गया। अभ्यास के दौरान नए सैन्य ढांचे, उन्नत तकनीकों और अनुकूलशील युद्ध क्षमताओं का भी मूल्यांकन किया गया। भारत और मलेशिया ने द्विपक्षीय सहयोग को नई गति देते हुए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के तहत आईआईटी मद्रास ग्लोबल और एएसईएम ने सेमीकंडक्टर कौशल कार्यक्रम और सेलेंगोर विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक आदान प्रदान की पहल की है। वहीं एनएसआईसी इंडिया और एसएमई कॉर्प मलेशिया ने उद्यमिता, विकास और व्यावसायिक सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा सीसीआरएच इंडिया और साइबर जया विश्वविद्यालय के बीच होम्योपैथी शिक्षा में सहयोग पर भी समझौता हुआ। भारत और मलेशिया के बीच इन समझौतों से शिक्षा, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
गुआम में चल रही मल्टीलैटरल एक्सरसाइज मालाबार 2025 में हिस्सा लेने के लिए आईएनएस सुमहाद्री उत्तरी प्रशांत महासागर में तैनात है। स्वदेशी रूप से डिजाइन आईएनएस सुमहाद्री एक गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है। ये जहाज आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक शानदार उदाहरण है और इसने कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों के साथ साथ ऑपरेशनल तैनाती में भी भाग लिया है। एक्सरसाइज मालाबार 2025 में आईएनएस सुमहाद्री की भागीदारी भारत की स्थायी साझेदारी, कोऑर्डिनेशन को मजबूती देने और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सामूहिक संकल्प की पुष्टि करती है। एक्सरसाइज मालाबार 2025 के हार्बर फेज में ऑपरेशनल प्लानिंग और चर्चा, संचार प्रोटोकॉल पर सहमति, भाग लेने वाले देशों के बीच जान पहचान के दौरे और खेल कार्यक्रम शामिल होंगे। इस चरण के बाद सभी भाग लेने वाली यूनिट्स सी फेज के लिए आगे बढ़ेंगी, जिसमें विमान संयुक्त बेड़ा संचालन, पनडुब्बी रोधी युद्ध, तोपखाने और अभ्यास और उड़ान संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए नौसैनिक अभ्यास भी शामिल है। तिरानबेवें वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य में गुवाहाटी के लाचित घाट पर भव्य एयर शो का आयोजन किया गया। इस दौरान वायुसेना के जाबाज पायलटों ने आसमान में रोमांचक करतब दिखाकर लोगों का दिल जीत लिया। राफेल, सुखोई 30, MKI, मिराज, तेजस और अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे युद्धक विमानों ने अपनी अद्भुत उड़ान क्षमता का प्रदर्शन किया। वायुसेना के ये विमान गुवाहाटी, तेजपुर, जोरहाट, चाबुआ, हासीमारा, बागडोगरा और पनागृह एयरबेस से संचालित हुए। लाइनअप में राफेल, सुखोई 30, MKI, MiG-29, मिराज, जैगवार जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, छात्र और वायुसेना के पूर्व सैनिक मौजूद रहे। दर्शकों ने देश की वायु शक्ति और पायलटों की कुशलता को देखकर जमकर तालियां बजाईं। और गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। आतंकी गतिविधियों को लेकर सतर्कता के बीच एटीएस ने ISIS से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अडालज टोल प्लाजा के पास से डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद पुत्र अब्दुल खादर जिलानी, मोहम्मद सुहेल पुत्र मोहम्मद सुलेमान, आज़ाद पुत्र सुलेमान सैफी को गिरफ्तार किया गया है। तीनों को हथियार सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। ये देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमले करने की योजना बना रहे थे। गुजरात एटीएस की टीम टेक्निकल सर्विलांस और ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से ये कामयाबी उन्हें मिली है। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि ये आतंकी देश में किन जगहों पर हमले की साजिश रच रहे थे। उनके पास से 2 ग्लॉक पिस्तौल, 1 बरेटा पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद किया गया है। गुजरात एटीएस का कहना है कि आतंकियों की फंडिंग और हथियारों की डिलीवरी को लेकर आगे छानबीन की जा रही है। इन लोगों ने ये जो डिलीवरी है, जो वेपन्स की डिलीवरी है, वो हनुमानगढ़ राजस्थान, जो कि एक भारत पाकिस्तान बॉर्डर का जिला है, वहाँ से ये डिलीवरी ली है। और डिलीवरी लेकर के ये कलोल में इस डिलीवरी को ड्रॉप करके इन्होंने अपना जो उस जगह के जो फोटो, वीडियो और लोकेशंस है
वो अपने फॉरेनर हैंडलर को भेजे थे, जिसके आधार पे सैयद ने इसकी आगे डिलीवरी ली थी। इस तरीके से गुजरात एटीएस की कंप्लीट जो टीम है उसने टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंट के आधार पे एक अच्छा मॉड्यूल पकड़ा है, जिसमें 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनको अभी तक हम पकड़ लिए हैं। आगे इन्होंने जो डिलीवरी ली उसका सोर्स, ये जो पॉइजन बना रहा है उसका यूज, ये जो फंडिंग कलेक्ट कर रहा है उसके बारे में वो डिटेल इंट्रोगेशंस के बाद में हम आपको बता पाएंगे। और देहरादून में विंग कमांडर नुपुर जैन और प्रीति नेगी को प्रतिष्ठित नंदा देवी वीरता सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सदस्य तरुण विजय ने दोनों बेटियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड की बेटी प्रीति नेगी ने अपने शहीद पिता से साहस और देशभक्ति की विरासत पाई है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर प्रीति ने साबित किया है कि सैनिक परिवार की बेटियां भी देश का गौरव बढ़ाने में किसी से पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में आयोजित आयरनमैन ट्रायथलॉन प्रतियोगिता की सराहना की है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ऐसे आयोजनों में हमारे युवाओं की बढ़ती भागीदारी देखकर खुशी होती है। ऐसे आयोजन फिट इंडिया अभियान में योगदान देते हैं। इसमें भाग लेने वाले सभी लोगों को बधाई। पीएम मोदी ने कहा है कि मुझे खुशी है कि हमारे 2 युवा पार्टी सहयोगी अन्नामलाई और तेजस्वी सूर्या ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। फीडे विश्व कप 2025 में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। विश्व चैंपियन डी गुकेश तीसरे दौर में हारकर बाहर हो गए। भारत के शतरंज प्रेमियों के लिए डी गुकेश का बाहर होना चौंकाने वाला है। गुकेश को जर्मनी के फ्रेडरिक स्वेन के हाथों हार झेलनी पड़ी। हालांकि भारत के अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंदा अगले दौर में जगह बनाने में सफल रहे। गोवा में जारी फीडे विश्व कप 2025 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। विश्व चैंपियन डी गुकेश तीसरे दौर का मैच हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। गुकेश को जर्मनी के फ्रेडरिक स्वेन ने मात दी। गुकेश ने पहले गेम में काले मोहरों से ड्रॉ खेला था। हालांकि दुनिया के 85वें नंबर के खिलाड़ी स्वेन दूसरे गेम में गुकेश पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। दुनिया के 9वें नंबर के खिलाड़ी गुकेश को प्रतियोगिता जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उनके हारने से प्रशंसकों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि भारत के लिए प्रतियोगिता से अच्छी खबर भी आई जब आर प्रज्ञानंदा और अर्जुन एरिगेसी अगले दौर में पहुंचने में कामयाब रहे। प्रज्ञानंदा ने आर्मेनिया के रॉबर्ट होवानिसियान को शिकस्त दी, जबकि अर्जुन ने उज्बेकिस्तान के शमसीद्दीन वोखिदोव को हराया। भारत के पी हरिकृष्णा भी शानदार फॉर्म में नजर आए और उन्होंने बेल्जियम के डेनियल डार्था को हराया। हरिकृष्णा ने पहले गेम में जीत दर्ज की, जिसके बाद डार्था सफेद मोहरों से कुछ खास नहीं कर सके। पहले गेम की हार ही उनके लिए निर्णायक साबित हुई। वहीं बी प्रणव ने लिथुआनिया के स्ट्रेमाविशियस को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।